है। सर, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि हिम्स जैसा इतना बड़ा ग्रुप जिसके इतने अलग अलग ब्रांचेस हैं हर जगह ऑल ओवर इंडिया, इतने बड़े ब्रांच को छोड़ करके आपने विस्तार वाटिका जैसे एक नए हॉस्पिटल को क्यों चुना है? देखिए, हमारे डॉक्टर बीआरसी हॉस्पिटल पहले से ही था यहाँ पे, कोई आज से नहीं है। आज से कब ये स्टार्ट किया था सर? 6 महीने से ऑलरेडी चल रहा है। और इस तरह से जयपुर में भी डॉक्टर बीआरसी हॉस्पिटल सेवम चल रहा है और हमारे पूरे देश में करीब 800 से अधिक डॉक्टर बीआरसी क्लिनिक्स चल रहे हैं। तो ये सारे पहले से ही चल रहे हैं। और हम कोई भी जो लोग मुझे देख रहे हैं, अगर उनका गोल और मेरा गोल सेम होता है कि पेशेंट सेंट्रिक इलाज, तो उनको अपने से जोड़ने के लिए हम तैयार हैं, हम उनसे जुड़ने के लिए तैयार हैं। मकसद एक ही है, पेशेंट सेंट्रिक इलाज। कोई पेशेंट अगर आपके पास आए तो आपको ये लगना चाहिए कि अगर ये मेरे घर परिवार का हिस्सा होता, ये बच्चा अगर मेरा बच्चा होता, तो किस तरह की भावना से आप इलाज करते, किस तरह के आप उनको राय देते, कितने दिन एडमिट कराते, क्या दवाई देते। इस भावना से जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो लोग जुड़ें, किसी भी रूप में जुड़ें। तो ये हॉस्पिटल कोई आज का हॉस्पिटल नहीं है, 6 महीने पहले से हॉस्पिटल है। और इसी तरह से हमारे और भी हॉस्पिटल्स हैं। और समाल खां में हमारा मेडिकल एकेडमी है, हरियाणा के समाल खां एक जगह है, वहाँ पे डॉक्टर बीआरसी वेलनेस एंड मेडिकल एकेडमी वहाँ पे भी है। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि इस हॉस्पिटल में डिफरेंट टाइप्स के पेशेंट्स आते हैं और उनको जो है सही तरीके से मॉनिटरिंग करना ज़रूरी है। तो आपकी जो टीम है वो किस तरीके से उनका केयर करती है, किस तरीके से ध्यान रखती है और मॉनिटर करती है? हमारी टीम, जैसे यहाँ पे कोई पेशेंट आता है तो सबसे पहले तो वीडियो में उनको, क्योंकि हमारे यहाँ से मेरा ऑफिस ये गुड़गांव में, वो फरीदाबाद में 2 घंटे की दूरी पे है। कभी कभी हफ्ते में एक बार हमारी टीम आके यहाँ पे हर पेशेंट से मिलती है, कभी कभी मैं आके मिलता हूँ, जैसे आज हर पेशेंट से मिला। और रोज़ हमारे सारे पेशेंट जो यहाँ पे एडमिट होते हैं वो वीडियो के माध्यम से उन पेशेंट को देखते हैं। अगर कोई ऐसा सिम्टम देखने की ज़रूरत है या उनका रिटन रिकॉर्ड तो हर दिन हमारे ऑफिस में आता ही है। नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप सभी का स्वागत करते हैं। दरअसल आप डॉक्टर बीआरसी के बारे में जानते होंगे, जो लगातार हिम्स अस्पताल यानी कि हिम्स हॉस्पिटल के लिए काम करते थे और वहाँ पर मरीजों के लिए जो नेचुरल इलाज है, जो प्राकृतिक इलाज है, उसको लेकर वो काफ़ी ज़्यादा सुर्खी में रहते हैं। लेकिन जो खबर आ रही है वो ये है कि अब हिम्स अस्पताल में डॉक्टर बीआरसी काम नहीं करेंगे और वो अपने एक नए ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ रहे हैं, जिसका नाम की अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं डॉक्टर बीआरसी विस्तार वाटिका है, जो कि आयुर्वेद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, जहां पर ओपीडी, आईपीडी और डे केयर होने वाला है। और यहाँ पर तमाम तरीके के जो पेशेंट्स हैं, हम उसे चाहे हम कैंसर पीड़ित की बात कर लें या फिर और भी तमाम जो रोग है जिससे जूझते रहते हैं, वो अब डॉक्टर बीआरसी के क्लिनिक से जो है वो आकर इलाज करा सकते हैं। और जो भी उनको फ़ायदे जो हैं वो कहीं ना कहीं नज़र आने वाले हैं। तो डॉक्टर बीआरसी सर भी आने वाले हैं, कई सारे पेशेंट्स को भी हम लोग आप सभी को दिखाने वाले हैं। तो चलिए आगे चलते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। आप सभी का स्वागत है डॉक्टर बीआरसी हॉस्पिटल विस्तार वाटिका गुड़गांव में। और अभी आपने देखा अपने आंखों के सामने, जो कि लाइव भी चल रहा है कई जगह पे, कि किस प्रकार कैंसर के पेशेंट, हार्ट के पेशेंट, किडनी के पेशेंट, डायलिसिस 3 बार चल रहा था, ऐसे पेशेंट्स, बाई चांस की बात है, हर तरह की छोटी बच्ची कैंसर की आपने देखा और किस तरह से वो आए थे। और 1 हफ्ते के अंदर, 3 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर वो पेशेंट खुद बता रहे हैं कि कैसे वो पूरी तरह या एटलीस्ट 70-80% रिकवर हो गए। तो इससे मैसेज ये देना चाहते हैं यहाँ से कि बड़ी दिखने वाली बीमारी आसानी से ठीक हो सकती है और उसका आपने नमूना यहाँ पे देखा। पेशेंट सेंट्रिक इलाज, डॉक्टर बीआरसी हॉस्पिटल विस्तार वाटिका का गोल है पेशेंट सेंट्रिक, यानी कि पेशेंट को समझो, जितना उनको थेरेपी की ज़रूरत है, डाइट की ज़रूरत है, जितनी उनकी स्टे की ज़रूरत है, बस उतना ही उनको दो और फिर उनको ठीक करके उनको घर जल्द से वापस भेजो। कोई भी इंसान जानबूझ के हॉस्पिटल में बहुत लंबे समय तक रहना नहीं चाहता, लेकिन अगर कोई डॉक्टर बोलता है कि आपको तो 10 दिन और रुकना पड़ेगा, आप तो मरने वाले हैं, तो वो अपना खेत बेच के भी 10 दिन और रुकेगा, 20 दिन और रुकेगा, 1 लाख रुपए की दवाई बोलेंगे तो भी लेगा, क्योंकि उसको विश्वास है, तभी वहाँ पर आया है। लेकिन अगर वो सिर्फ किसी प्रॉफिट के हिसाब से कोई बोल रहा है, तो फिर ये तो जो डॉक्टर अपना काम पूरा नहीं कर रहा। लेकिन यहाँ पे
आप सब लोग जो मीडिया में आए हैं, मैं ये चाहता हूँ, हमारे सामने मोहित यहाँ बैठे हैं जो चेयरमैन है इस हॉस्पिटल के, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरी बात पे ना विश्वास करके इन पेशेंट से, एक एक पेशेंट से अलग से बात कीजिए, उनके अंदर से कि भाई क्या चल रहा है, एक एक पेशेंट से तसल्ली कीजिए, क्योंकि आपके माध्यम से ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये देश दुनिया में जाएगा आपके माध्यम से। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी भी है कि जो मैं बोल रहा हूँ या मोहित जी जो बोल रहे हैं वो सत्य है कि नहीं, या जो पेशेंट जो बोल रहे हैं उनको रिकन्फर्म करने के लिए पेशेंट से दोबारा से बात कीजिए, क्योंकि ये वो सारे पेशेंट हैं जिनको बोल दिया गया था ये लाइलाज है। किसी को बोल दिया सर्जरी करनी पड़ेगी, कोई डायलिसिस पे हफ्ते में 3 दिन बाद कराता हुआ आ रहा है, किसी को फिस्टूला लगा दिया, डायलिसिस होने वाला था भाग के यहाँ पे आ गए, है ना। तो किसी को कोई कीमो होने वाला था या किसी का हो भी गया था फिर भाग के आए जब हालत और बिगड़ी। तो ये सारे उदाहरण जो है जो आपने आज से पहले कभी भी किसी एलोपैथी हॉस्पिटल में देखा ही नहीं होगा, और उनको आप ठीक होते हुए देख रहे हैं। एक पेशेंट अभी देखा 10-11 HbA1c 2 दिन के अंदर उनका दवाई छूट गई, ब्लड शुगर 100 से 120 mg/dL पे आ गया। तो ये सारी बातें कहानियाँ लग सकती हैं किसी और को, जो लोग मुझे ऑनलाइन अभी देख रहे हैं, लेकिन ये सत्य है। और मैं तो जिम्मेदारी डाल रहा हूँ सारे मीडिया के भाइयों को कि हर एक पेशेंट से दोबारा चाहे तो मिलिए और फिर सच्चाई जो है वो लोगों को दिखाइए, क्योंकि आज की तारीख में सबसे बड़ा जो दुख है कि जो लोग ऑलरेडी दुखी हैं, जो ऑलरेडी शारीरिक तरीके से, मेंटल तरीके से बीमार हैं, उनके बीमारी का फ़ायदा उठाते हुए उसको एक व्यापार बनाना है। तो हमारा मकसद यहाँ पे इस हॉस्पिटल में, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये नहीं है कि आपके माध्यम से बहुत ज़्यादा पेशेंट और यहाँ पे आ जाएं। हमारा मकसद ये है कि लोगों को मैसेज ये जाए कि बड़ी से बड़ी दिखने वाली बीमारी भी बहुत ही आसानी से, बहुत ही कम खर्चे में और बहुत ही कम समय में ठीक हो सकता है। सर, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि हिम्स जैसा इतना बड़ा ग्रुप जिसके इतने अलग अलग ब्रांचेस हैं हर जगह ऑल ओवर इंडिया, इतने बड़े ब्रांच को छोड़ करके आपने विस्तार वाटिका जैसे एक नए हॉस्पिटल को क्यों चुना है? देखिए, हमारे डॉक्टर BRC हॉस्पिटल पहले से ही था यहाँ पे, कोई आज से नहीं है। आज से कब ये स्टार्ट किया था? 6 महीने से ऑलरेडी चल रहा है। और इस तरह से जयपुर में भी डॉक्टर BRC हॉस्पिटल सेवम चल रहा है, और हमारे पूरे देश में करीब 800 से अधिक डॉक्टर BRC क्लिनिक्स चल रहे हैं। तो ये सारे पहले से ही चल रहे हैं। और हम कोई भी जो लोग मुझे देख रहे हैं, अगर उनका गोल और मेरा गोल सेम होता है कि पेशेंट सेंट्रिक इलाज, तो उनको अपने से जोड़ने के लिए हम तैयार हैं, हम उनसे जुड़ने के लिए तैयार हैं। मकसद एक ही है, पेशेंट सेंट्रिक इलाज। कोई पेशेंट अगर आपके पास आए तो आपको ये लगना चाहिए कि अगर ये मेरे परिवार का हिस्सा होता, ये बच्चा अगर मेरा बच्चा होता, तो किस तरह की भावना से हम इलाज करते, किस तरह के आप उनको राय देते, कितने दिन एडमिट कराते, क्या दवाई देते। इस भावना से जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो लोग जुड़ें, किसी भी रूप में जुड़ें। तो ये हॉस्पिटल कोई आज का हॉस्पिटल नहीं है, 6 महीने पहले से हॉस्पिटल है। और इसी तरह से हमारे और भी हॉस्पिटल्स हैं। और समालखां में हमारा मेडिकल एकेडमी है, हरियाणा के समालखां एक जगह है, वहाँ पे डॉक्टर BRC वेलनेस एंड मेडिकल एकेडमी वहाँ पे भी है। तो लेकिन हर जगह जैसे आपने देखा, आप सबने साक्षात देखा सारे पेशेंट्स को, हर बीमारी के पेशेंट्स को देखा पिछले 1-1.5 घंटे में, और उनकी स्टोरी सुनी। तो उनके मुंह से ये नहीं सुना कि मुझे तो 50,000 की दवाई दे दिया गया है और 1 महीना, 2 महीने, 10 महीने यही खाना पड़ेगा। सुना नहीं होगा, ना सुनेंगे, है ना। जितनी दवाई, जितने काढ़े की ज़रूरत होती है वो ज़रूर देते हैं, लेकिन उतना जितने से पेशेंट रिकवर करे। तो आपका सवाल जो आप है कि इतना बड़ा हिम्स की इतनी शाखाएं, बड़ा का पैमाना क्या है? पहली बात तो ये है कि कोई इंसान बड़ा, मान लो मैं एग्जांपल देता हूँ, कोई इंसान बड़ा है, पैमाना क्या है? अगर बोलता हूँ मोदी जी बड़े हैं कि नहीं, तो उनका शरीर 7 फुट का तो नहीं है ना, उनका वेट 200 kg तो नहीं है। लेकिन अगर पूछो मोदी जी बड़े हैं कि नहीं, तो आपका पैमाना बड़ा मतलब महान आदमी हो सकता है, जिसमें पावर ज़्यादा है, ज़्यादा लोगों को कंट्रोल करता है। तो जब आप बोलते हैं कोई बड़ा, तो डेफिनेशन बड़ा का एक डेफिनेशन जो आप बोल ही रहे हैं कि कई सारे सेंटर होने चाहिए, बिल्डिंग बड़ी होनी चाहिए, है ना, वो तो एक तरह का बड़ा होता है। मैं मानता हूँ बड़ा वो जो रिजल्ट दे दे,
फटाफट लोग ठीक हो जाएं, कम पैसे में लोग ठीक हो जाएं। देखिए, हर इंसान ठीक करेंगे ऐसा हम नहीं बोल सकते, भगवान ही बोल सकता है, लेकिन हर पेशेंट को शिद्दत से ठीक करने की कोशिश करेंगे, ये हम बोल सकते हैं। और जब हम कोशिश करते हैं शिद्दत से, तो इंसान ठीक भी होता है, क्योंकि तब सिर्फ दिमाग नहीं लगता, दिल भी लगता है पेशेंट के साथ, और ये पेशेंट समझता है, और तब वो ठीक होता है। जब माहौल मिलता है तो वो ठीक हो ही जाता है। जैसा आज हमने देखा, आज जितने पेशेंट ये हॉस्पिटल में सारे के सारे कमरे और सारे का 100% ऑक्यूपेंसी, अभी 100% ऑक्यूपेंसी इस हॉस्पिटल में, 100%, ठीक है ना। आज का तारीख 4 अगस्त, मैं आपके माध्यम से बोल रहा हूँ, कोई भी इंसान आके देख ले, 100% ऑक्यूपेंसी है। और एक रैंडमली किसी एक पेशेंट से बात करे, और कौन सा ऐसा पेशेंट है जो ठीक नहीं हो रहा है या ठीक नहीं हुआ है, कम से कम 70%। 100% ऑक्यूपेंसी वाला हॉस्पिटल और 100% पेशेंट रिकवरी फेज में है, और सबके सब पूरी तरह संतुष्ट हैं। तो मैं बोल रहा हूँ आके देखिए। तो अगर आप इनका जवाब पूरा कर लेता हूँ कि अगर आप पैमाना बोलते हैं बड़ा, तो मैं बड़ा उस हॉस्पिटल को मानूंगा जो पूरी तरह से भरा हो, जिसमें सारे के सारे पेशेंट पॉजिटिव हों और सारे के सारे पेशेंट रिकवर करता हो। ऐसा पूरे देश में तो क्या पूरी दुनिया में एक हॉस्पिटल बताइए जहाँ 100% के 100% पे किसी भी एक पर्टिकुलर डे रिकवरी में हो, सारे के सारे किसी न किसी हद तक रिकवर कर लिए हो, और सारी बीमारियों के हो, किडनी के हो, कैंसर के हो, हार्ट के हो, छोटे बच्चे हो, बड़े बच्चे हो, हर तरह की बीमारी हो, लिवर के हो, डायबिटीज़ हो, यहाँ हर तरह की बीमारी, सारे रिकवरी फेज, 100% ऑक्यूपेंसी एंड 100% सेटिस्फैक्शन। तो ये पैमाना अगर मानेंगे तो मैं तो बोलता हूँ ये हॉस्पिटल बड़ा है। सर, मेरा सवाल ये है कि आपको लगता है कि विस्तार वाटिका हॉस्पिटल आपके प्रोटोकॉल को पूरी तरह से पूरा कर सकता है? नहीं, देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये जो हॉस्पिटल है, हमारे जो अलग अलग शाखाएं हैं डॉक्टर बीआरसी हॉस्पिटल के ब्रांड पे चलती हैं। यहाँ का जो इसका जो नाम है इनका विस्तार वाटिका से है। तो एक एक पेशेंट जो यहाँ पे आते हैं, एवरी सिंगल पेशेंट को हमारे जो हेड ऑफिस है फरीदाबाद में, सेक्टर 68 में हेड ऑफिस में जो डॉक्टर्स बैठे हैं, हर पेशेंट को का सारी डिटेल हर दिन में कम से कम एक बार हमारे ऑफिस जाती है, और वहाँ से वो डिटेल मेरे पास आती है। तो हर पेशेंट से तो मैं आज पहली बार मिला हूँ, लेकिन इनमें से कई लोगों को वीडियो भी मैंने देखा, कंसल्टेंसी की, ये बता भी रहते हैं, और सारे पेशेंट की डेटा आती है। और यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं वो लगातार कंसल्ट करते हैं कि रोज़ के रोज़ कि इस पेशेंट को हमने ये थेरेपी दी, ये इसका प्रभाव रहा, अब अगला क्या करना है। तो 100% यहाँ पे फॉलो होता है, बिकॉज हर पेशेंट को जितना यहाँ के डॉक्टर्स जानते हैं जो कि वेल ट्रेंड है, उतना मेरे ऑफिस में जो हमारा हेड ऑफिस है वहाँ पे जो हमारे कोर टीम डॉक्टर्स हैं वो उनके थ्रू ही जाता है। इसीलिए मैं बोल सकता हूँ कि ये यहाँ पे 100% फॉलो हो रहा है, रिजल्ट भी 100% आ रहा है। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि इस हॉस्पिटल में डिफरेंट टाइप्स के पेशेंट्स आते हैं और उनको जो है सही तरीके से मॉनिटरिंग करना ज़रूरी है, तो आपकी जो टीम है वो किस तरीके से उनका केयर करती है, किस तरीके से ध्यान रखती है और मॉनिटर करती है? हमारी टीम, जैसे यहाँ पे कोई पेशेंट आता है तो सबसे पहले तो वीडियो में उनको, क्योंकि हमारे यहाँ से मेरा ऑफिस ये गुड़गांव में है, वो फरीदाबाद 2 घंटे की दूरी पे है। कभी कभी हफ्ते में एक बार हमारी टीम आके यहाँ पे हर पेशेंट से मिलती है, कभी कभी मैं आके मिलता हूँ, जैसे आज हर पेशेंट से मिला। और रोज़ हमारे सारे पेशेंट जो यहाँ पे एडमिट होते हैं वो वीडियो के माध्यम से हम पेशेंट को देखते हैं, अगर कोई ऐसा सिम्टम देखने लायक की ज़रूरत है, या उनका रिटन रिकॉर्ड तो हर दिन हमारे ऑफिस में आता ही है। तो हर तरह से वर्चुअली हम यहाँ के हर पेशेंट से कनेक्टेड हैं। फिजिकली भी हमारे डॉक्टर्स आते हैं, आज भी हेड ऑफिस से आए डॉक्टर हिमांशु यहाँ पे, और आज तो मैं खुद भी आया हूँ। तो सर, पेशेंट्स को आप कैसे मॉनिटर करते हैं? लाइक स्टार्टिंग फेज में करते हैं या बिटवीन या लाइक आफ्टर? जब भी कोई यहाँ पे आता है ना, सिमल्टेनियसली उसके सारे रिकॉर्ड मेरे पास आ जाता है, और उसके बाद उसके प्रोटोकॉल जब सेट होता है, वो प्रोटोकॉल मैं देखता हूँ, उसमें कुछ ऐड करना होता है तो मैं ऐड कर देता हूँ। तो इस तरह से, और फिर उसका जो प्रोग्रेस होता है वो हर तीसरे दिन पे मेरे पास आता है। और जब कोई यहाँ से डिस्चार्ज लेने वाला होता है तो फाइनली एक बार और मेरी टीम देखती है, और उनमें जो ज़्यादा क्रिटिकल या ज़्यादा जहाँ पे डिटेल की जरूरत है वहाँ मैं देख लेता हूँ। इस तरह से हर पेशेंट यहाँ पे आएगा तो एक बार मेरे पास मेरी नज़रों से होता हुआ ही जरूर जाएगा। मेरा सवाल मोहित सर से है कि आपने जब से डॉक्टर बीआरसी सर का प्रोटोकॉल फॉलो करवाना शुरू किया, ऑलमोस्ट 4 महीने से ज़्यादा हो रहे हैं जितना मैंने देखा है, तो उसका रिजल्ट पेशेंट में आप कैसा देख रहे हैं? जैसा कि आपने आज देखा ही होगा, जितने भी पेशेंट हैं फुल्ली ऑक्यूपेंसी पे हम चल रहे हैं। सिंगल ऐसा पेशेंट नहीं है जिसको रिजल्ट नहीं है, चाहे वो किडनी का हो, चाहे वो कैंसर का हो, चाहे वो लीवर का हो,
क्योंकि सारे प्रोटोकॉल डॉक्टर बीआरसी सर के फॉलो होते हैं और प्रॉपर 100% फॉलो होते हैं, तो रिजल्ट तो है ही पेशेंट्स का। ठीक है, तो इसमें कोई आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं जब आप कुछ चैलेंजेस तो होते ही हैं, क्योंकि कभी कभी क्रॉनिक केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो बाकी पूरे सुपरविजन में तो रहते ही हैं हम, तो वो डील कर सकते हैं, इतने बड़े चैलेंजेस नहीं हैं। प्रणाम सर, मेरा सवाल सर, जैसे हमारे माइक थोड़ा सा जी सर आवाज़ आ रही है? सर जैसे हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो बोलते हैं कि एक पेशेंट को, एक मरीज़ को दवा के साथ साथ दुआ की भी ज़रूरत होती है। शरीर के लिए दवा और उसके मनोअवस्था के लिए, उसके मनोबल के लिए दुआ। हाँ। तो मेरा प्रश्न सर आपसे ये है कि इस हॉस्पिटल में ऐसी कौन सी विशेषताएं होंगी, ऐसी कौन सी खासियत होंगी जिससे कोई मरीज़, एक व्यक्ति शारीरिक और मानसिक तौर पर कंफर्ट फील करेगा? देखिए, दवा और दुआ, सबसे पहले तो दवा की बात कर लेते हैं। दवा आजकल की तारीख में कोई दवा सोचता है तो उसको टैबलेट, कैप्सूल, टॉनिक यही दिमाग में आता है, इंजेक्शन दिमाग में आता है। जबकि मेडिकल भाषा में दवा का मतलब होता है, मेडिसिन का मतलब होता है एनी साइंस विच कैन हेल्प अ पर्सन टू क्योर और प्रिवेंट ए डिजीज, दैट इज मेडिसिन। साइंस होना चाहिए। तो हम दवा यहाँ पे साइंस के रूप में देते हैं। शाम को 6 बजे के बाद नहीं खाना, ये एक दवा है, क्योंकि उससे हमारी बीमारियाँ ठीक होती हैं। सर्केडियन क्लॉक ठीक होता है। 0 वोल्ट बेडशीट पे लेटना, जो कि आप जाके देखेंगे हर बेड पे 0 वोल्ट बेडशीट है, तो वो एक दवा है। ग्राउंडिंग करना, ज़मीन से जुड़ना, सनलाइट पे ले जाना, वो एक दवा है। तो ये तो हो गई दवा जो हम नेचर से जोड़ते हैं, वो एक दवा है। दूसरा, दुआ की बात करते हैं। दुआ वो नहीं कि हम रोज़ पूजा पाठ करके भगवान से कुछ मांग लें। दुआ वो होती है कि जब पेशेंट को ये नज़र आए कि ये जो डॉक्टर है, ये डॉक्टर ना होकर हमारे परिवार का हिस्सा है। पेशेंट को ये पहचान लेते हैं, आप भी पहचान लेंगे। जब किसी से बात करेंगे कि वो सुपरफिशियली बात कर रहा है, आपसे पूछ रहा है कि इंश्योरेंस कितनी है, उस हिसाब से वो लिख रहा है, ठीक है ना। या आपसे पूछ रहा है, जब भी आ रहा है आपसे पूछ रहा है कि परेशानी क्या है, उस हिसाब से बात कर रहा है ना। क्या आप जब यहाँ से घर चले गए तब फ़ोन किया तो क्या इसी डॉक्टर ने उतनी उत्सुकता से बात की जितनी की तब की थी जब यहाँ पे थे? तो ये पेशेंट एज ए पेशेंट वो भी लगातार नोटिस करता है। तो वही दुआ है, जहाँ पे उसे अपनापन लगे तो वो दुआ है कि भाई ये अपनों के बीच में तो मैं ठीक हो ही जाऊँगा। हम तो तभी बोलते हैं कि जितना हो सके घर पे ही रहो। ये भी एक घर है, लेकिन आप अपने घर पे रहो, क्योंकि वहाँ दुआ वाले ज़्यादा हैं, क्योंकि वो सब अपने हैं। तो यहाँ माहौल आपने थोड़ी देर पहले देखा, सारे पेशेंट यहाँ बैठे हुए थे और अलग अलग भयंकर बीमारी जिसे बोला जाता है वो वाले पेशेंट थे। लेकिन आपने माहौल इस हॉस्पिटल का देखिए, कहीं से कहीं तक नहीं बोलेंगे कि ये हॉस्पिटल है, ये तो आप बोलेंगे एक छोटा मोटा एक रहने का होटल बोल सकते हैं। क्योंकि हॉस्पिटल होगा तो देखा, किसी हॉस्पिटल जाइए बदबू आती है केमिकल की, आती कि नहीं आती? हाँ, आप जाएंगे तो मन नहीं करेगा कि यहाँ ठहरे, मन करेगा निकलो यहाँ से। और वहाँ पे एक इंसान जा रहा है जो पहले से ही बीमार है, जबकि यहाँ पे ना तो कोई ऐसी केमिकल की दवा की कोई बदबू है, ना तो कोई स्ट्रेस वाला माहौल है। किसी भी हॉस्पिटल के ओपीडी वार्ड में जाके आप बैठ के देखिए, आप थोड़ी देर में ही बीमार फील करना शुरू कर देंगे। यहाँ पे इतने सारे पेशेंट थे थोड़ी देर पहले, हर बीमारी के, आपको बिल्कुल रिलैक्स फील हो रहा होगा। तो ये दुआ है ना, एक वाइब्रेशन है। सुनो सर, आपके तमाम वीडियो पड़े हुए हैं सोशल मीडिया पे, तो क्या हर पेशेंट्स के लिए एक ही तरह का प्रोटोकॉल वो होता है? हर पेशेंट के लिए देखिए कुछ चीज़ें जो कॉमन होती हैं, जैसे डोंट ईट आफ्टर सनसेट, ये तो हमने यहाँ पे हॉस्पिटल्स में अपने सारे में लागू कराया। सनसेट से पहले डिनर दे देते हैं। 0 वोल्ट बेडशीट, हर एक को ग्राउंडिंग करना ही है, ये कॉमन है। DIP डाइट, ये कॉमन है। हालांकि DIP डाइट का भी 7 प्रकार है, जो कि जैसे आपने एक पेशेंट देखा उसे रॉ सूट नहीं करता तो स्टीम DIP डाइट हमने रिकमेंड किया। तो कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं, कुछ चीज़ें जैसे डाइट भी 7 तरह के हैं। और थेरेपीज़ हैं, जैसे पंचकर्मा थेरेपी है जो कि स्पेसिफिक टू द डिजीज़ होता है। हॉट वाटर इमर्शन है, हेड डाउन टिल्ट है, फिर लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन है। ऐसे कुछ थेरेपीज़ है जो कॉमन नहीं है, जो हर पेशेंट को ज़रूरत नहीं है, वो ज़रूरत के हिसाब से। किडनी का पेशेंट है तो हॉट वाटर इमर्शन होगा, अगर वेरिकोस वेन्स का पेशेंट है तो कॉन्ट्रास्ट वाटर इमर्शन होगा। तो कुछ चीज़ें स्पेसिफिक हैं, कुछ चीज़ें जनरलाइज्ड हैं। सर जैसे मान लो एक कैंसर का पेशेंट है, वो आपका वीडियो देख रहा है और वो सोच रहे हैं कि सर ने तो हमें दे रखा है कि ये प्रोटोकॉल वो फॉलो करे, क्या वो सेम वो प्रोटोकॉल वो भी फॉलो कर सकता है? हमारे आप देखेंगे हर 100 में से बहुत थोड़े लोग होते हैं जो हॉस्पिटल आते हैं। अधिकतर आप देखेंगे, आप सोशल मीडिया में, आप भी आसपास कभी
तो लोग घर पे ही ठीक होते हैं। प्रोटोकॉल इतना आसान है कि लोग घर पे ही अधिकतर ठीक होते हैं और घर पे भी उतना ही ठीक होंगे जितना यहाँ आके करेंगे। कुछ ज़रूर ऐसे थेरेपीज हैं जो घर पे नहीं हो सकती हैं, अदरवाइज घर पे ठीक होते हैं। बट समटाइम्स ये भी तो होता है कि घर पे अगर कोई आपका प्रोटोकॉल फॉलो कर रहा है तो उसका साइड इफेक्ट उन्हें देखने के लिए मिल जाए। साइड इफेक्ट है नहीं ना कोई। डाइट का क्या साइड इफेक्ट हो सकता है? शाम को 6 बजे बाद नहीं खाने का साइड इफेक्ट क्या हो सकता है? ग्राउंडिंग का साइड इफेक्ट क्या हो सकता है? धूप में बैठने का साइड इफेक्ट क्या हो सकता है? वो घर में सिर्फ इतनी ही चीज़ कर पाएगा। पंचकर्मा थेरेपी और डिटेल थेरेपी तो घर में कर ही नहीं पाएगा। तो जो चीज़ें हमारी वीडियो के थ्रू लोगों तक पहुंचाते हैं वो चीज़ें जो जेनरिक हैं, जो लोग आराम से घर पे कर लेंगे और जिसका कोई साइड इफेक्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो नेचर के करीब है। आप तो एलोपैथी के पूरी तरीके से खिलाफ होते हैं, तो अगर कोई पेशेंट चाहता है कि जो बाकी की पैथी है अगर वो उसकी मेडिसिन ले रहा है और आपका ट्रीटमेंट भी वो साथ में लेना चाहता है, तो इज़ इट पॉसिबल कि दोनों ही चीज़ें साथ? हाँ, ऐसा बोलते हैं कि भाई मैं तो कीमोथेरेपी भी कराऊंगा, आपका भी ये हॉस्पिटल भर्ती हो जाऊंगा, ये भी कर लूँगा। तो वो इस तरह से कि भाई कोई आपके ऊपर टीचर लगातार फेंक रहा है और आप नहा भी रहे हैं क्लीन होने के लिए। तो अगर आप क्लीन होना चाहते हैं सही माने में, पहले तो कीचड़ का सोर्स को रोकना पड़ेगा। अब नहाएंगे तो क्लीन होगा। एक तरफ कीमोथेरेपी से अपने आप को गंदा भी कर रहे हैं, ऊपर से आप ये डाइट लेके अपने आप को डिटॉक्सिफाई भी कर रहे हैं। तो ये चीज़ हम समझाते हैं कि दोनों दो नाव पे पैर रख के नहीं जा सकते, एक ही नाव पे बैठना पड़ेगा। या तो आप इधर आ जाइए या उधर चले जाइए, ये क्लियर मैसेज हम देते हैं लोगों को। डॉक्टर साहब, भारत में योग, गुरु और आयुर्वेद की एक महान विरासत और परंपरा रही है। हाँ। एक डॉक्टर को वैद्य माना गया है, गुरु माना गया है। आपके वो हेल्थ मंत्रास, वो प्रोटोकॉल मंत्रास जो किसी भी पेशेंट को बीमारी से बड़ी राहत दे सकते हैं। देखिए, जो सबसे बड़ी राहत दे सकता है किसी भी पेशेंट को, वो है जो मैंने भी बताया, बार बार बताता हूँ, डोंट ईट आफ्टर सनसेट। सूर्यास्त के बाद आप कुछ मत खाओ। अगर ये एक बात ही मान लेंगे तो आपका बीपी, आपका शुगर एक हफ्ते के अंदर कम होने लगेगा। 15 दिन 20 दिन में आपके घुटने के दर्द जाने लगेंगे। 1 महीने में 4-5% वेट घटेगा। साथ में DIP डाइट जो ऑलरेडी इतना पॉपुलराइज्ड है, उसको क्या है DIP डाइट बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 2 चीज़ें मैं चाहता हूँ कि जो भी मुझे सुन रहे हैं वो ज़रूर करें, और इसी से आप देखेंगे 90% बीमारी भाग जाती है। और आपको अगर रिसर्च करना है तो आप DIP डाइट सर्च कीजिए, आप देखेंगे हज़ारों की तादाद में ऐसे लोग हैं जो करते हैं, घर पे ही ठीक होते हैं, जो मुझे जानते भी नहीं है, सिर्फ वीडियो से जानते हैं। तो ये 2 मंत्र हैं, 2 समझना आसान होगा। तीसरा अगर कुछ लेना चाहते हैं तो धरती से जुड़िए। इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो धरती से जुड़ा नहीं रहता। हम जूते पहनते हैं, फ्लोर पे रहते हैं, घास में नहीं जाते, मिट्टी में नहीं जाते। इसलिए जब भी कभी दुनिया में अर्थक्वेक आता है या बाढ़ आता है तो सबसे पहले इंसान मरता है, बाकी एनिमल वहाँ से भागने लगते हैं। बाढ़ आने से पहले वहाँ से गायब होने लगते हैं, अर्थक्वेक आने से पहले। इनको बीटा सेल लिम्फोमा डायग्नोस हुआ था और लगभग काफ़ी साल से आप एक तरीके से कह सकते हैं इसका ट्रीटमेंट मल्टीपल, आप कह लो कि कीमोज हो गए, थेरेपीज़ हो गई, कराते ही आ रहे थे। उसके बाद भी रियकरेंस ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी, क्योंकि साथ साथ में कोई डाइट फॉलोअप नहीं, कोई जानकारी नहीं। तो फिर इनके जो बेटे हैं उन्होंने सर के बारे में, सर की डाइट के बारे में ये सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन करी और उसके बाद वो इनको लेके आए और सारी जगह से लगभग ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर चुके हैं मेडिकल फील्ड में, जितनी इन्होंने इनकी सर्जरी थेरेपीज़ अब तक करा ली हैं। तो अभी तो इनको काफ़ी ज़्यादा रिजल्ट है, बाकी आप खुद बताएंगे। पहले सभी को नमस्कार जी, और डॉक्टर BRC नमस्कार। मैंने यहाँ आने से पहले 6 महीने एनालिसिस किया था जी। मैं खुद भी डिप्लोमा कर रखा हूँ आयुर्वेदा में, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करता हूँ। तो 6 महीने मैंने जो भी यूट्यूब है, फेसबुक का, जितने भी यहाँ पे चल रहे हैं आजकल ऑनलाइन, सबका रिसर्च किया मैंने 6 महीने तक। तो लास्ट फाइनली मैंने जो प्रोटोकॉल इनका था उनको फॉलो किया। कीमोथेरेपी से ली, मेडिसिन चलाई, हर तरह का हमने करवाया था इनका इलाज। लेकिन लास्ट में अभी 10 डेज़ में जो रिज़ल्ट मेरे सामने आया है वो पिछले 3 साल में नहीं आया। तो विजिबल है, मेंटली, फिजिकली, हर तरह से रिज़ल्ट मेरे सामने है। तो थैंक यू सर। इसमें अभी जो रिज़ल्ट सामने है वो तो दिख ही रहा है, लेकिन अभी क्या क्या दिक्कतें रह गई हैं? एक तो सूजन मैं देख रहा हूँ ये रह गया है, आप बताएं क्या क्या दिक्कत रह गई? बहुत फर्क गया।
अभी इसमें पेन है आपको? पेन है अभी? पेन तो हाँ, ये पहले से कम हुआ है या पहले जितना ही है? छोटी घट ओके, तो पिछले 10 दिनों में इनमें कुछ रिडक्शन आया? काफ़ी विजिबल, काफ़ी है, काफ़ी है। ये पिछले 10 वाला जो दिनों में। एरिया है पूरा सेल था, हाँ, तो अब ये पूरा नीचे हो चुका है, हम्म, अभी हल्का फुल्का है। हाँ, पहले ज़्यादा पहले था। लंपी था, यहाँ पे भी स्वेलिंग थी। हम्म, तो अब फ्रंट से जो विजिबिलिटी है वो खत्म हो चुकी है। हाँ, फ्रंट से, हाँ, काफ़ी पहले वाला अगर देखेंगे तो उसके हिसाब से काफ़ी कम है। अगर ये कम है तो धीरे धीरे कम हो जाएगा। ठीक है, और कोई आपको अभी शिकायत है इसके अलावा? और कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक, ये इसमें ये समझना पड़ेगा, ये जो हम बातचीत कर रहे हैं ना, ये आपके लिए भी है कि जिस तरह से आया है इट हैज़ टू गो द सेम वे। आपने तो लेके रखा नहीं उसको, बॉडी ने बनाया है, ठीक है ना? तो एक नया परिस्थिति देंगे तो बॉडी कैन डिज़ोल्व इट ऑल्सो। बॉडी अगर बना सकती है तो उसे डिस्ट्रॉय भी बॉडी ही कर सकती है। आपको सिर्फ एक नई परिस्थिति देनी है। वो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, याद रखिए, जैसे मान लो एक ट्यूमरस ग्रोथ है, यहाँ भी हो सकता है, किसी के ब्रेस्ट में हो सकता है, किसी के बॉडी के किसी भी अंग में हो सकता है। तो इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है कि इसको खाना पीना मत दो, ये ग्रो ही ना कर पाए, भूखे मर जाए। तो इसके लिए डोंट ईट आफ्टर सनसेट। सूर्य के बाद जो खाते हैं वो बॉडी में जमा होता है, खास तौर पे जहाँ पे ट्यूमरस ग्रोथ है। आप तो सूर्य के बाद खाएंगे ही नहीं, तो वो धीरे धीरे इट हैज़ टू स्टार्व। और जो चीज़ों से इस तरह की ग्रोथ बढ़ती है वो चीज़ें खाओ मत, जैसे डेयरी प्रोडक्ट है, नॉन वेजिटेरियन फूड है, पैक्ड एंड रिफाइंड फूड है, लेना ही नहीं को। जिन चीज़ों से इसके अंदर जो आप देखेंगे ना माइक्रोस्कोपिकली, मान लो इसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं अंदर, तो इसमें आपको क्या मिलेगा? इंटरेस्टिंग बात क्या है कि इसके अंदर इस ट्यूमर में क्या है, इसमें प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है, मिनरल है, पूरा खजाना है न्यूट्रिशन का इकट्ठा हुआ, लेकिन गलत जगह पे इकट्ठा है। ठीक है ना? जब आप शाम के, मान लो आपके केस में 6 बजे नहीं खाएंगे और अगले दिन 8 बजे के बाद ही खाएंगे, ये जो टाइम है जब इंसान भूखा रहता है, तब बॉडी कहाँ से न्यूट्रिशन लेगी? तो ये जमा एरिया से न्यूट्रिशन निकालेगी। इसे कहते हैं मेडिकल भाषा में ऑटोफेजी। तो बॉडी को न्यूट्रिशन मिल गई और आपको इससे छुटकारा मिल गया। तो ऑटोफेजी करना है, यानी कि शाम के 6 बजे बाद खाओ मत। और कुछ अंदर देखेंगे तो इन्फ्लेमेशन देखेंगे। इनिशियली जब शुरू हुआ था इन्फ्लेमेशन को हिंदी में बोल सकते हैं छोटे छोटे घाव, बहुत ही छोटे घाव, लेंस से देखेंगे तो। इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करने वाली डाइट आपको लेनी है, एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट। दुनिया में एंटी इन्फ्लेमेशन कौन सी डाइट है? वेजिटेबल्स, कच्ची सब्जी, दूसरे नंबर पे फल, है ना? तो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, तो उनकी मात्रा बढ़ा दी आपने, जैसे यहाँ पे आप देख ही रहे हैं। अगर जो लोग चबा नहीं सकते, हमारे ऐसे पेशेंट हैं जो चबा नहीं सकते, माउथ में कैंसर है या कुछ, है ना, तो उनको हम बोलते हैं फिर लिक्विड करो, उसकी स्मूदी बनाओ, उसको पियो, धीरे धीरे पियो। स्मूदी बना के भी धीरे धीरे, तेज़ी से पिएंगे तो वो फूड है, जब धीरे धीरे पिएंगे तो वो मेडिसिन है। तो आप देखेंगे छोटी छोटी बातें हैं, बट यही चीज़ें काम करती हैं। कोई हॉस्पिटल होगा, बड़ी बड़ी मशीनें होगा, बोल हमें लगेगा ये मशीन ठीक कर देगी, मशीन ठीक कर ही नहीं सकती। ऐसी कोई पद्धति बनी नहीं है। कीमोथेरेपी है, इम्यूनोथेरेपी है, रेडिएशन है, सर्जरी है। डॉक्टर के पास जाएंगे आप, किसी भी एलोपैथी और बोलेंगे इसको हम सर्जरी से निकाल देंगे तो भयंकर तरह से फैलेगा। फिर अगली बार जाएंगे तो बोलेंगे कि ये जबड़े को निकाल देंगे हम। और ये तो हम रोज़ देखते हैं, क्योंकि अधिकतर पेशेंट तब आते हैं जब हर जगह से सब कुछ ख़त्म हो जाता है, तब आते हैं। आप तो पहले ही आ गए खैर, है ना? तो यहाँ पे क्लू ये है कि जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, हो सकता है कि आप भूल गए, तो ये जो वीडियो है इसका लिंक आप सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा, ताकि इसको सुने कि है कितनी छोटी सी बात। बॉडी में ट्यूमर एक दिन में तो आया नहीं होगा, धीरे धीरे आता है, धीरे धीरे आता है, धीरे धीरे आता है, तो जाएगा भी धीरे धीरे, उतना नहीं, बहुत टाइम नहीं लगेगा, बट इट हैज़ टू गो स्लो, जाएगा ज़रूर, है ना? वैसे तो छेड़ना नहीं है कभी। मान लो बायोप्सी कराएंगे ना, अब फैलेगा, एफएनएस कराएंगे तो फैलेगा। जो भी मैं आपको बता रहा हूँ इट इज़ लाइव, ठीक है ना? कोई भी डॉक्टर जो देख रहे हैं यहाँ पे, वो आके ऑब्जेक्ट नहीं कर सकता, उन्हें पता है सच्चाई है। अगर आप पूछेंगे कि फैलेगा या नहीं फैलेगा,
वो बोलेगा नहीं फैलेगा। लेकिन अगर आप बोलेंगे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बताओ फैलेगा कि नहीं फैलेगा, वो बोलेगा भाग जाओ यहाँ से, हम नहीं बात करेंगे। क्लियर बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि जैसे हम छेड़ेंगे ना, प्रिक करेंगे उसको, कोई मांस निकालने की कोशिश करेंगे, और ये आपको पहले से ध्यान रखना है कि डॉक्टर बोलेगा बायोप्सी करके देख लेते हैं, यानी कि डॉक्टर बोल रहा है कि इसको और फैला देते हैं, है ना। अभी अपनी जगह पे सब स्थिर है, जैसे ही छेड़ेंगे तो नाउ इट विल स्टार्ट मल्टीप्लाइंग, फिर बॉडी की भिन्न भिन्न जगह पे फैल जाता है या फैल सकता है फॉर दैट मैटर, और ये साइंटिफिकली प्रूवन है। छेड़छाड़ नहीं करनी है, अनयूजुअली दबाना नहीं है, अपने हाल पे छोड़ना है, और जो यहाँ पे प्रोसेस आप फॉलो कर रहे हैं इसे करते रहना है। नज़र रखनी है कि बढ़ रहा है या घट रहा है, बस इतनी सी बात है। स्ट्रेस भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, जब इंसान चिंता में होता है हमारी इम्यूनिटी उतना साथ नहीं देती, और तब जहाँ पे हमारी दुखती रग है, इनके केस में तो ये ट्यूमर है, तो वो चीज़ और एग्रेवेट करती है, बढ़ती है। तो स्ट्रेस भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इन जनरल मैं आप सबके लिए बता रहा हूँ, इनके लिए नहीं, सभी के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपके केस में तो आप सही जा ही रहे, इसी को करते रहना। कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। आपका कोई सवाल है, आपको कुछ पूछना है, या सब कुछ ठीक है तो फिर तो ठीक ही है। मेरा क्वेश्चन फास्टिंग पे है जी। हाँ, जो हमने खाया तो बॉडी में न्यूट्रिशन तो ले लिए, जितना उसको ज़रूरत थी वो ले लिया, हाँ, लेकिन जैसे जो ट्यूमर ही हम ले रहे हैं, वो भी तो इनर बॉडी वर्क तो कर ही रहा है, हाँ, तो क्या वो उस फास्टिंग के टाइम वो न्यूट्रिशन नहीं ले पाएगा? हाँ, देखिए जब फास्टिंग हम करते हैं तो पहली बात तो समझना पड़ेगा कि हमारे बॉडी न्यूट्रिशन कैसे लेता है। हम जो खाते हैं वो तो पेट में ही गया ना, अब पेट से फिर एक एक सेल में जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन होती है ना। जैसे यहाँ पे किचन में राशन आया ना इस हॉस्पिटल में, फिर वहाँ से कौन से कमरे में 4 लोग रुके तो यहाँ ज़्यादा खाना 4 प्लेट डालो, यहाँ पे तो एक ही रूम में रुका तो 1 प्लेट डालो, वो तय होता है। किचन सिर्फ खाना तैयार करता है जो हमारा स्टमक है, लेकिन किस कमरे में कितना खाना जाएगा वो फिर कोई बीच का आदमी तय करता है। मेडिकल भाषा में इसे बोलते हैं एंजियोजेनेसिस, कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द न्यूट्रिशन। तो एंजियोजेनेसिस को ये पता है कि यहाँ पे ज़्यादा खाना देना नहीं है, यह और ग्रो करेगा, लेकिन एंजियोजेनेसिस मिस कैलकुलेशन कर लेगा, तो इधर ज़्यादा ट्यूमर है तो बोलेगा यहाँ ज़्यादा खाना चाहिए, तो ये बढ़ता रहेगा। ये कब होता है, आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। जब आप कुक्ड फूड खाते हैं, कुक्ड फूड डिस्ट्रॉयज आवर इंटेलिजेंस ऑफ द एंजियोजेनेटिक प्रोसेस। जब आप रॉ खाते हैं तो वो इंटेलिजेंट बन जाता है, क्योंकि रॉ में लाइव एंजाइम्स होते हैं, तो उसको ये पता होता है कि इस तरफ नहीं भेजना है ना। इसे मेडिकली एंजियोजेनेसिस को आप स्टडी करेंगे तो ट्यूमर कैसे बनता है, जैसे पहले तो नहीं था एक टाइम पे, तो वहाँ ज़्यादा सप्लाई चला गया है ना। जैसे हम घर में ज़्यादा खाने लगे तो मोटे ही हो जाएंगे, तो सप्लाई को दोबारा कम करना है। टू आंसर योर क्वेश्चन, कि जब आप खा रहे हैं या जब आप नहीं खा रहे हैं, स्पेशली जब आप खा रहे हैं तो वही खाओ जो एंजियोजेनेटिक प्रोसेस को स्ट्रॉन्ग करता है, वो है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। आपकी जगह मैं हूँ तो मैं खाना पीना छोड़ के सिर्फ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल पे पूरा दिन निकाल दूंगा, और ऐसे महीनों निकालूंगा। 100% फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, दैट इज़ लिविंग फूड। अगर चबाने में मुझे दिक्कत है तो मैं उसको जूस बना के पी लूँगा, मतलब बिल्कुल नेचर के करीब लाइव फूड। उसे कुक कर देंगे तो इट विल लूज इट्स इंटेलिजेंस, है ना। तो इसमें कई सारे नोबेल प्राइज मिले हैं ओनली ऑन दिस पार्ट, एंजियोजेनेसिस पे, ठीक है ना। सो 1975 में इसी टॉपिक पे मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ। जैसे एक पोस्टमैन है, आपने चिट्ठी लिखी, एड्रेस लिखा और वो कहीं भी पोस्ट कर दिया, कहाँ जो भी पोस्ट ऑफिस मिला, लेकिन वो करोड़ों लोगों में राइट घर में पहुंचता है ना। तो ठीक उसी तरह से दाने दाने पे लिखा है कि भाई आपको कहाँ तक कहाँ जाना है। आप तो पेट तक पहुंचा रहे हैं, आप तो पोस्ट ऑफिस तक ही पहुंचा रहे हैं, पोस्ट बॉक्स में ही डाल रहे हैं, वो भी कोई भी पोस्ट बॉक्स तक भी पहुंच जाता है ना। आजकल के लोग तो पोस्ट ऑफिस समझते नहीं होंगे, आज की जनरेशन, है ना। पोस्ट कार्ड क्या होता है, पोस्ट। लेकिन उसी तरह से रिचर्ड ब्लॉबेल, नाम याद रखिएगा, रिचर्ड ब्लॉबेल ने ये नोबेल प्राइज़ मिला था, यही उन्होंने आविष्कार किया कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। अगर वो जिंदा फूड खाएंगे, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, तो वो वहीं जाएगा जो बॉडी को कंट्रीब्यूट करेगा, इधर नहीं जाएगा। लेकिन कुक्ड फूड खाएंगे तो वो कहीं भी इक्वली चला जाएगा, है ना, जहाँ जगह मिलेगी।
तो इसके और डिटेल में जाने के लिए आपको रिचर्ड ग्लोबल का नोबेल प्राइज विनिंग साइंस पढ़ेंगे। जो हमारी किताब है DIP डाइट, उसमें भी ये दिया हुआ है। ये एक लंबा टॉपिक है, कभी और डिस्कस करेंगे। मैंने आपको 2 क्लू दिया, एक एंजियोजेनेसिस और दूसरा रिचर्ड ग्लोबल का नोबेल प्राइज विनिंग साइंस।